जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को जो है बिल्कुल 80 में से 80 नंबर लाने की बिल्कुल टेक्निक बताने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो की सहायता से क्लास 11th हिस्ट्री का मिड टर्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। और आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को अपना करके जो है आप 80 में से 80 नंबर स्कोर कर सकते हो और अपनी क्लास की आप टॉपर बन सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र क्लास 11th हिस्ट्री का दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग पूरा पेपर 3 घंटे का जो आपका ये पेपर होता है 80 मार्क्स का, उसको पूरा मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, एनालिसिस दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, टॉपिक भी बताने वाला हूँ और आप लोग को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इस बार आप लोगों से पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग नए आए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास 11th मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री इतिहास का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का देखिए क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से है। तो अब आप लोग को ध्यान क्या देना है कि जब भी आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिले तो पहले आप लोग को पढ़ना है कि भैया गाइडेंस क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर गाइडेंस क्या क्या दे रखा है भैया। तो आपके पेपर को जो है 3 सेक्शन के अंदर बांटा गया है। कितने सेक्शन के अंदर? 3 सेक्शन के अंदर। देखिए वैसे तो इन सेक्शनों के अंदर बांटा गया है, लेकिन मुख्यतः जो है वो 3 सेक्शनों के अंदर कौन कौन सा खंड का यानी कि सेक्शन है 1 से लेकर 21 तक जितने भी सवाल होंगे आपके 1 नंबर के होंगे दोस्तों। और ये कौन सी होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों। उसके बाद में सेक्शन बी जो है आपका प्रश्न संख्या 22 से लेकर 27, इसके अंदर आपका होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी इनकी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है कितने शब्दों में? 60 से लेकर के 80। और ये कितने नंबर के होंगे? 3 नंबर के होंगे दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सेक्शन सी, ये आपका होगा प्रश्न नंबर 28 से लेकर 30, ये होगा आपका दीर्घ उत्तरीय, यानी कि इसके उत्तर आपको देने हैं कम से कम 300 से लेकर 350 शब्दों में। और ये कितने मार्क्स का होगा? ये होगा आपका 8 मार्क्स का दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका जो होगा आपका सेक्शन डी होगा, ये आपके प्रश्न होंगे इसके अंदर 31 से लेकर 33। और ये कौन से सवाल होंगे? आपके पैसेज वाले दोस्तों, गद्यांश वाले होंगे, जिसमें से आपको गद्यांश को पढ़ करके जो है प्रश्नों के उत्तर देने। और ये कितने नंबर के होंगे दोस्तों? 4 नंबर के होंगे। फिर आखिर में आपका हो जाता है दोस्तों सेक्शन नंबर ई, आपका मानचित्र का सवाल होगा, ये 5 नंबर का सवाल होगा। तो आपका पेपर इस तरह से जो है 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया दोस्तों। तो देखिए आप लोग को पता चल गया ना कि भाई कहाँ कहाँ से हम लोग को कितने कौन से नंबर के सवाल के लिए कितना उत्तर लिखना है। तो आप लोग को जो इसी तरह से पेपर आप लोग को जब मिले तो पहले इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बच्चे कई बार जो होते हैं वो कम शब्द लिख देते हैं या फिर ज़्यादा लिख देते हैं, जिससे कि उनको जो है मार्क्स उनको कम मिल जाते हैं और कई बार क्या होता है अपना टाइम खराब कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आपका क्लास 11th हिस्ट्री मिड टर्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दोस्तों। हाँ, एक और चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, चूंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये क्वेश्चन पेपर तो 2022-23 का है। ठीक है, तो उस समय जो था आप लोग का सिलेबस में कई सारे ऐसे चैप्टर्स जो आप लोग के वर्तमान में सिलेबस नहीं है, तो कुछ सवाल है उसके भी आएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपका आता है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए आपका जो एमसीक्यूज वाला है। तो देखिए क्या सवाल पूछ रहा है दोस्तों। पहला सवाल आप लोगों से, ठीक है, पहला सवाल आप लोग के लिए 5 करोड़ के लिए दोस्तों। देखिए पहला सवाल क्या है दोस्तों, आपका पहला सवाल है कि भाई ओगोदोई किसका पुत्र था। ठीक है, अभी देखिए अब आप लोग को पता होना चाहिए चैप्टर, ये सवाल जो है किस चैप्टर से पूछा गया। तो ये सवाल जो है आपका यायावर साम्राज्य से पूछा गया। कहाँ से पूछा गया दोस्तों? यायावर साम्राज्य से। ठीक है, यायावर साम्राज्य किसके कौन? चंगेज खान वाले चैप्टर से पूछा गया। तो देखिए ओगोदोई किसका पुत्र था दोस्तों। तो आप लोग को जो है प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आप लोग को एक बार बता देता हूँ। देखिए ये आपका जो है फैमिली ट्री है किसका दोस्तों? चंगेज खान का। ठीक है, ये आपका कौन है? ये आपके जो है चंगेज खान साहब जी हैं, ये आपके चंगेज खान हो गए। तो चंगेज खान के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो चंगेज खान के 3 पुत्र थे। कौन कौन से? पहला आपका था ओगोदोई, ठीक है, दूसरा चगताई, तीसरा जोची। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा दोस्तों? सवाल ये पूछा है कि भाई ओगोदोई किसका पुत्र था। तो आप लोग को उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? ओगोदोई किसका पुत्र था दोस्तों? तो चंगेज खान का। तो इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को जो है सारे पेपर आप लोग को कराने वाला हूं, ताकि जिस बच्चे ने अपना सिलेबस भी कवर नहीं किया, जिस बच्चे ने ठीक से रिवीजन भी नहीं किया ना, वो भी अगर पूरा पेपर देख लेगा अच्छी तरह से तो उसको समझ में आ जाएगा कि भैया कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, उसको भी जो है बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए तो ओगोदोई किसका पुत्र था दोस्तों? चंगेज खान का। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि भाई क्या पूछ रहा है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी कि ये भी कहाँ से पूछ लिया? यायावर साम्राज्य से पूछ लिया। इसने पूछ लिया भी कि जो मंगोल देश है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रखा है? क्या ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है? भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो है ही नहीं है। क्या एशिया के अंदर है?
भाई एशिया के अंदर। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है एशिया, क्योंकि मंगोलिया जो है कहाँ पर है दोस्तों? वो आपका ऊपर रशिया पड़ता है, नीचे चाइना पड़ता है, इन दोनों देशों के बीच में मंगोलिया, और मंगोलिया कहाँ पर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर। यूरोप के अंदर तो हो ही नहीं सकता, दक्षिण अफ्रीका के अंदर तो हो ही नहीं सकता। तो आप लोग एक बार मैप देख लीजिए, ये देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा पूरा एशिया महाद्वीप है दोस्तों। दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का थोड़ा सा हिस्सा है। फिर आप इधर चले जाओगे तो यूरोप महाद्वीप है। इसी के अंदर ये देखिए हमारा प्यारा देश भारत है। इसके ऊपर आओगे तो आप लोग चीन, चीन के ऊपर आओगे तो ये रहा मंगोलिया, ठीक है। और ऊपर कौन है? रशिया। तो रशिया और चाइना के बीच में ये देश मंगोलिया है। और कौन से महाद्वीप के अंदर है? तो ये आपका एशिया महाद्वीप के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सवाल का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो कहाँ पर है दोस्तों आपका मंगोलिया? कहाँ स्थित है? तो एशिया के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए कितनी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद बात करते हैं भाई प्रश्न नंबर 3 के बारे में। ये भी देखिए यावर साम्राज्य से पूछ लिया है। लगता है या जो एग्जामिनर था ना, जिसने पेपर बनाया था, उसको यावर साम्राज्य कुछ ज़्यादा ही चैप्टर अच्छा लग गया, इसलिए उसने जो इस चैप्टर से सारे सवाल बना दिए एमसीक्यू वाले। तो अब प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 बोलता है कि भाई चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? भाई चंगेज खान की जो है मृत्यु है वो कब हुई थी, कब उनकी मौत हुई थी? तो उनकी मौत कब हुई थी दोस्तों? तो हमें पता है कि 1227 ईस्वी के अंदर हुई थी दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1227 ईस्वी के अंदर चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में दोस्तों। देखिए ये वही सवाल है जो ये उस चैप्टर से सवाल है जो वर्तमान में आप लोगों के सिलेबस में नहीं, लेकिन उस समय जब पेपर सेट किया जा रहा था तो उस समय जो है सिलेबस के अंदर ये होता था। लेकिन आप लोगों का सिलेबस काफी कम हो चुका है, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 4 भाई? कि अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन द्वारा जबरन बदखल की गई मूल अमेरिकी जनजाति डैश थी। भाई जहां पर इन्होंने दखल दिया था, तो कौन सी जनजाति में इन्होंने दखल दिया था भैया? तो ये आपका दिया था चेरोकी में। कहाँ दिया था दोस्तों? चेरोकी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेरोकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर चेरोकी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों? कि भाई किस वर्ष जो है अमेरिगो डी वेस्पूची का यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ था? भाई एक यात्री थे जिनका नाम क्या था दोस्तों? जिनका नाम था अमेरिगो डी वेस्पूची, ठीक है। तो उन्होंने जो है कई सारे ट्रैवल किया था। तो जो यात्री जब ट्रैवल करते थे ना, तो वो लोग यात्रा के दौरान कई सारी किताबें लिखते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तांत बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैवलॉग। तो इनके ट्रैवलॉग जो थी, जिसमें इन्होंने तमाम अपने यात्रा के अनुभव एक्सपीरियंस शेयर किए थे, तो वो किताब कब पब्लिश हुई थी? तो आप लोगों को बताना था ये किताब कब पब्लिश हुई थी दोस्तों। तो ये किताब आपकी जो थी ये पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश हुई थी आपकी 1507 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1507, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में, ठीक है। ये मूल निवासियों के विस्थापन वाले चैप्टर से जो आप लोग के फाइनल सेमेस्टर के अंदर आएगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले से देख लेते हैं कौन सा सवाल है। ये क्या है दोस्तों? कि प्रश्न नंबर 6 बोलता है कि अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी क्यों आई? भाई क्या कारण था कि भाई अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनकी संख्या में जो है भारी कमी क्यों आने लगी दोस्तों? उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी कि भाई तथाकथित आरक्षण और यूरोपीय लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों में उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा, जिनकी वजह से जो है उनकी जनसंख्या में क्या होने लगी दोस्तों? कमी होने लगी। वो लोग बीमार पड़ने लगे, जल्दी जल्दी मरने लग गए दोस्तों, है ना। तो इसकी वजह से जो है उनकी जनसंख्या में क्या होने लग गया? कमी आने लगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का भी उत्तर मिल गया आप लोग को। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 क्या बोलता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम देने वाले श्रमिक थे। भाई कौन थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सस्ता श्रम, यानी कि जो वहाँ पर मजदूर वगैरह थे जो बहुत कम कीमतों पे जो है काम धंधा करते थे, तो वो कौन थे दोस्तों? तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो वो थे चीनिया प्रवासी। कौन थे दोस्तों? चीनिया प्रवासी, यानी चीन से लोग जो थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करने जाते थे और वो बहुत कम पैसे में जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करते थे, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलते हैं कि भाई पुराने नियम में इसके संदर्भ के कारण यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? भाई तो कौन सा क्षेत्र यूरोपियों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। तो कौन सा क्षेत्र बताना आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेसोपोटामिया। कौन सा दोस्तों? मेसोपोटामिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेसोपोटामिया कौन सी दो नदियों के बीच में ये सभ्यता पनपी थी, है ना। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है कि भैया क्यूनिफॉर्म शब्द किससे बना हुआ है? तो आप लोग को मैंने बताया है मेसोपोटामिया चैप्टर के अंदर, मेरी वीडियो भी है दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, 11th हिस्ट्री मैंने सब पढ़ा रखा वहाँ पर। तो अब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई मेसोपोटामिया के अंदर जो लोग थे वो गीली मिट्टी से इस तरह की पट्टिकाएं बनाते थे, इस तरह से प्लेट्स वगैरह बना करके जो है नुकीले सरकंडे से, ठीक है, नुकीला सरकंडे से ये लोग इस पे लिखा करते थे। क्या करते थे दोस्तों? इस पे लिखा करते थे। इसी को क्या बोलते थे? इसी को बोलते क्यूनिफॉर्म। क्या बोलते थे दोस्तों? कीलाकार लिपि हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते थे क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनिफॉर्म जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? तो ये आपका है लातिनी या लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा, लैटिन वर्ड है दोस्तों क्यूनिफॉर्म, है ना। हाँ, इसके बाद में बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 क्या बोलता है दोस्तों? ये भी देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता से पूछ लिया दोस्तों, है ना। लेखन कला और शहरी जीवन से ये सवाल पूछा गया आपसे।
तो क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 10 कि भाई 2400 ईस्वी पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने ले लिया। भाई मेसोपोटामिया क्षेत्र के अंदर पहले सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, लेकिन बाद में जो है सुमेरियन भाषा को लोग कम बोलने लग गए। फिर दूसरी भाषा कौन सी थी जिस पे जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, तो कौन सी भाषा थी दोस्तों, तो वो भाषा थी आपकी अक्कदी। कौन सी भाषा थी दोस्तों, अक्कदी या अक्कदियन भाषा, ठीक है। हाँ, मेसोपोटामिया के अंदर बोले जाने लगी। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में भी। शहर जो व्यापार व जीवन का केंद्र माना जाता था, ठीक है, कहाँ पर माना जाता था भाई, ठीक है, ये कहाँ पर माना जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया के अंदर। हम लोग को पता है कि भाई मेसोपोटामिया कैसी सभ्यता थी, तो भैया वो सभ्यता थी शहरी। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, जहाँ पर भैया पक्की ईंटों से घर बनाए गए थे, ठीक है, नालियों को जो पक्की ईंटों से बनाया गया था। उसके बाद में हर घर के अंदर कुएं पाए जाते थे। उसके बाद में गलियां समकोण पर काटती थी। 2 प्रकार के नगर पाए गए थे, दुर्ग और निचला शहर। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप लोग को बतानी है। तो कैसा था दोस्तों, तो शहर था, ठीक है। तो कौन सा शहर जो व्यापार व जीवन का केंद्र था, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। लेकिन इसमें से तो ऑप्शन ही नहीं दिया है कहीं मेसोपोटामिया। क्या बोल रहे हैं कि शहर जो व्यापार व जीवन का केंद्र माना जाता था, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर विकल्प में इसका राइट आंसर वैसे मेसोपोटामिया, लेकिन मेसोपोटामिया दिया नहीं है, तो हम इसका राइट आंसर बोल देंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ द अबव। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 कि भाई प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है। भाई देखिए मेरा नाम आ गया इसके अंदर, देखिए मैंने किताब नहीं लिखी भाई, ठीक है। प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन था दोस्तों, तो प्रिंस पुस्तक के लेखक थे आपके कौन, मैकियावेली जी। मैकियावेली जी ने जो है किताब लिखी थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 क्या बोलता है दोस्तों कि भाई 19वीं सदी के पुनर्जागरण के दौरान, ठीक है भाई, विकसित हुए कला के रूप को क्या कहा जाता था। भाई तो क्या बोलते थे भाई, जो 19वीं सदी, ये आप लोग पढ़ोगे, 19वीं सदी के पुनर्जागरण के दौरान विकसित जो आर्ट डेवलप हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते थे मानवतावाद। क्या बोलते थे दोस्तों, मानवतावाद, ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 14 क्या बोलता है कि भाई उस राजा का नाम बताइए जिसने जो है स्पेन में दास प्रथा पर क्या लगाया था दोस्तों, बैन किया था, जो स्लेवरी पे क्या किया था दोस्तों, बैन किया था, ठीक है। तो कौन से राजा ने जो इतना अच्छा महान काम कर दिया दोस्तों, ठीक है, तो कौन से राजा ने किया दोस्तों, तो किया था आपका फिलिप सेकंड ने। किसने किया था दोस्तों, फिलिप सेकंड ने। इसमें देखा कि भाई मेरे साम्राज्य के अंदर ये अमानवीय जो व्यवहार हो रहा है दासों को बना करके, तो उसने जो है फिलिप सेकंड ने क्या किया, दास प्रथा को जो है खत्म कर दिया। आप लोगों ने दास प्रथा के बारे में पढ़ा ही होगा दोस्तों, आपने रोमन साम्राज्य के अंदर दास प्रथा के बारे में पढ़ा है ना। उसके बाद में 3 वर्ग के अंदर दास प्रथा के बारे में पढ़ा। तो प्राचीन समय में जो है दास प्रथा बहुत एक तरह से बहुत खराब प्रथा मानी जाती थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 कर लिया, बात करेंगे 14 भी कर लिया, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 क्या बोलता है कि सी मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर क्वीन ऑन, ये किसने लिखा है दोस्तों, सी मैन्यूस्क्रिप्ट किसने लिखा है दोस्तों, तो ये क्या है, कॉस्मोग्राफी। क्या है दोस्तों, कॉस्मोग्राफी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 क्या बोलता है दोस्तों कि भैया टेरा न्यूलियस शब्द का क्या मतलब होता है। तो भाई टेरा न्यूलियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई जो किसी का ना हो, ठीक है, जो किसी का ना हो। अब आप लोग समझ रहे हो कि एग्जामिनर जो कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, तो इस तरह के सवाल वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने जो है रीड बिटवीन द लाइन करा होगा, यानी किताब को जो है बिल्कुल बीच बीच में से एक एक शब्द को पढ़ा होगा, तो वही जो है इस तरह के सवालों को क्या कर सकता है, आंसर दे सकता है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। ये क्या बोला कि भाई राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस, नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है भैया, तो 26 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 26 मई को जो है नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। आप लोग को भी जो है अपने दोस्तों से सॉरी बोलना चाहिए अगर आप लोग उनके साथ बदतमीजी करते हो तो, ठीक है, अपने माता पिता से भी, अपने गुरु से भी। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। ये क्या बोल रहा है भाई कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। कि भाई दुनिया की जो है तीसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले दूसरी कौन सी नदी है सबसे लंबी। तो तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, यांगसी। कौन सी नदी है दोस्तों, यांगसी, ठीक है। यांगसी जो नदी है दुनिया की जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है, हाँ। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित थी, यानी कि जापानियों ने जो अपने देश के अंदर कानूनी व्यवस्था लागू की थी, तो वो कौन से देश से जो है बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे, इंस्पायर थे। तो वे कौन से देश से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो चीन से। किससे दोस्तों, चीन से। चीन का देखिए उन्होंने अपने देश के अंदर कानून लागू किए थे। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में दोस्तों। देखिए क्या पूछा है प्रश्न नंबर 20 कि भाई लापिस लाजुली ये डैश था, ये क्या था दोस्तों, तो ये आप लोग को हिंट दे देता हूँ। ये चैप्टर है आपका मेसोपोटामिया वाला, ठीक है। मेसोपोटामिया चैप्टर से ये पूछा गया कि लापिस लाजुली ये क्या था दोस्तों, तो लापिस लाजुली था नीला पत्थर। क्या था दोस्तों, नीला पत्थर। क्या था दोस्तों, एक नीला पत्थर, ठीक है। आप लोग देखते हो ना श्रृंगार के लिए औरतें मर्द दोनों जो है कभी अंगूठी कभी माला इस तरह का पहन लेते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लापिस लाजुली।
आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 क्या बोल रहा है कि भैया कहा जाता है कि गिलगेमिस ने जिस शहर पे शासन किया था वह कौन सा शहर था दोस्तों। तो बताइए, ये भी सवाल आपका कहाँ से पूछ लिया, लेखन कला और शहरी जीवन से ये सवाल पूछ लिया दोस्तों, है ना। तो भैया क्या बोल रहे हैं कि भाई गिलगेमिस ने कौन से शहर पे शासन किया था, उस शहर का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उरुक। कौन से जगह पे, तो उसने उरुक पे जो है अपना शासन किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग के जो है एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी के अंदर 3 नंबर वाले सवालों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोग को बेहतर तरीके से जो है, अगर 3 नंबर वाले सवाल है तो एटलीस्ट आपको 6-7 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, अगर आप लोग को 3 में से 3 नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री मिड टर्म प्री आपका जो मिड टर्म पेपर है उसका सेक्शन बी के बारे में दोस्तों, ठीक है। 3 नंबर वाले सवाल के बारे में बात करेंगे। 6 सवाल होंगे 3-3 नंबर के। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 क्या बोल रहा है कि भैया रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है भाई। तो रोमन साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण थे दोस्तों। तो ये आपका चैप्टर कौन सा है, ये आपका चैप्टर भाई 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य। तो आपको बताना है कि भाई कौन कौन से कारण थे रोमन साम्राज्य के पतन के। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, पहला कारण तो था कि भाई सबसे पहला कि ससानी जो वंश था ना, ससानी जो ईरान का वंश था, उसने जो है रोमन साम्राज्य पे क्या किया दोस्तों, आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसके बाद में दूसरा कारण क्या है कि भाई जो जर्मनी कई सारी जनजातियां थी ना, फ्रैंक जनजाति, उन्होंने भी क्या किया दोस्तों, उन्होंने भी जो है किस पे आक्रमण किया दोस्तों, आपका रोम साम्राज्य पे आक्रमण किया। 2 कारण तो हो गए, और क्या कारण बता सकते हो इसके अंदर, आप लोग बता सकते हो कि किस प्रकार से जो है 47 सालों में 25 राजा जो है रोम साम्राज्य में बदल चुके थे। यानी कि कितना जो था कितना कंपटीशन था वहां पर, एक राजा दूसरे राज्य को जो है हराने की कोशिश करता था। उसके बाद में क्या लिख सकते हो दोस्तों कि भाई दासों ने क्या कर दिया होगा दोस्तों, रोमन साम्राज्य के अंदर विद्रोह कर दिया होगा। तो भाई दासों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और क्या बता सकते हो इसके अंदर दोस्तों, और आप बता सकते हो कि भैया जो था आपका भ्रष्टाचार फैल चुका था। क्या फैल चुका था दोस्तों, भ्रष्टाचार फैल चुका था। तो ये तमाम कारण आप लोग जो है इसके अंदर बता सकते हो, जिसकी वजह से जो है फिर हाँ एक और टॉपिक है कि तीसरी शताब्दी में क्या हो गया दोस्तों, संकट आ गया रोमन साम्राज्य के अंदर। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से जो है रोमन साम्राज्य का क्या हो गया दोस्तों, पतन हो गया। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से क्या हो गया, पतन हो गया। बाकी आप अपने पॉइंट्स भी इसके अंदर लिख सकते हो। फिर प्रश्न नंबर 23 क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 आपका है कि भैया नाइट वर्क का उदय क्यों हुआ, ठीक है, तथा लॉर्ड तथा नाइट के आपसी संबंधों की क्या करनी है, संक्षिप्त जानकारी देनी है। तो आपका कौन से चैप्टर से सवाल पूछा है, तो आपका पूछा है 3 वर्ग से दोस्तों, है ना। 3 वर्ग से आपका ये सवाल पूछा है कि भैया हम लोग को पता है कि भाई नाइट वर्क था, है ना। नाइट वर्क कौन सा था दोस्तों, सेनापति था दोस्तों, ठीक है, सुरक्षा का काम करता था दोस्तों। नाइट जो होता था अच्छा घुड़सवार होता था। नाइट जो था वो अपनी जो शासन होता था एक पुत्र से दूसरे पुत्र यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाता था। लॉर्ड क्या होता था दोस्तों, जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी, जो बहुत अमीर होता था दोस्तों, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है अपनी सुरक्षा के लिए किसको रखते थे दोस्तों, ये लोग नाइटों को रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो उनके बीच के आपसी संबंधों को जो है आप लोग को बताना है, ठीक है। बाकी आप अपने पॉइंट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो मैंने आप लोग को क्या बताया कि अगर 3 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट आपको 8 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे दोस्तों, है ना। बाकी आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। तो आप लोग को इस सवाल को इस तरह से समझ के इस तरह से करना है। आगे क्या बात करेंगे दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। प्रश्न नंबर 24 क्या बोलता है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 24 कुछ नहीं बोलता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 सीधे बोलता है कि भाई फ्रांसीसी समाज में जो है प्रथम वर्ग पर जो है आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है कि भाई फ्रांसीसी समाज के अंदर जो प्रथम वर्ग था तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए भैया कि भाई फ्रांस में जो है क्रांति से पहले एक समय जिसे प्राचीन शासन के रूप में जाना जाता था, समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जिसको हम लोग बोलते थे 3 स्टेट्स। क्या बोलते थे दोस्तों, 3 स्टेट्स, ठीक है। जिसके फर्स्ट स्टेट के अंदर आपको कौन आता था, तो फर्स्ट स्टेट के अंदर आपका आता था पोप पादरी। कौन आता था दोस्तों, पोप और पादरी, ठीक है, ये जो ईसाई धर्म के एक तरह से पंडित होते थे, है ना। उसके बाद में दूसरा कौन आता था दोस्तों, जिसमें पुजारी भी शामिल होते थे, ठीक है, कैथोलिक चर्च और देश की कुछ पहलुओं को चलाते थे। तो इस तरह से जो है प्रथम वर्ग में कौन आता था दोस्तों, तो प्रथम वर्ग में आपका पोप पादरी, जिनका जो है समाज के ऊपर बहुत क्या प्रभाव पड़ता था दोस्तों। लोग जो है पोप पादरी को जो है भगवान के बाद सेकंड अवतार के रूप में देखते थे। पोप पादरी जो बोल देते थे समाज के अंदर वही माना जाता था, ठीक है। पोप पादरी जो जनता के ऊपर जो है तरह के टैक्स लगाया करते थे, है ना। हाँ, तो इस तरह से जो आप लोग को बताना है कि फ्रांसीसी समाज में जो प्रथम वर्ग जिसके अंदर पोप पादरी, ठीक है, जो चर्च का जो एक तरह से पुजारी होता था वो इसके अंदर आता था। तो उसके बारे में आप लोग को बताना है ना। और भी कई सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरह से जो है प्रश्न नंबर
24 को आप लोग को डील करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 25 क्या बात कर रहा है, प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं कि भाई चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। तो भाई आप लोग को पता है कि भाई यायावर साम्राज्य है ना, दुनिया में पहली बार हुआ है कि भाई यायावरों यानी कि घुमक्कड़ों ने जो है अपना क्या स्थापित किया दोस्तों, इन्होंने जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया दोस्तों। और उस साम्राज्य को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो चंगेज खान ने निभाई, क्योंकि इसने मंगोलों के कई सारे कबीलों को क्या किया दोस्तों, एकत्रित किया, एकजुट किया दोस्तों, और क्या स्थापित कर दिया, इसने साम्राज्य स्थापित कर दिया दोस्तों, है ना। तो ये बताना है कि भाई चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या क्या थी। भाई चंगेज खान ने भाई अपनी सेना को किस तरह से ट्रेन किया, कौन कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से जो है उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो भाई देखिए, सबसे पहला चंगेज खान को पता था कि भाई हम सब मंगोल के अंदर रहते हैं और यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अगर आपको जीना तो आपको क्या बनना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको जो है आपको कुशल घुड़सवार बनना पड़ेगा, तभी तो आप शिकार कर पाओगे, ठीक है। तो उसने अपनी सेना के अंदर कुशल घुड़सवार बनाए। उसके बाद में यहाँ के लोगों को क्या बहुत अच्छी तरह से आता है, यहाँ के लोगों को जो है तीरंदाजी बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या बहुत अच्छी तरह से आता है दोस्तों, तीरंदाजी बहुत अच्छी तरह से आता है। तो इसने जो है अपनी सेना के अंदर किसको शामिल किया, तीरंदाज को शामिल किया दोस्तों, है ना, जिससे कि इसकी सेना क्या होगी दोस्तों, मजबूत हो गई। उसके बाद में इनको क्या मौसम की जानकारी बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसके अंदर पॉइंट कि भैया घेराबंदी की नीति इनको बहुत अच्छी तरह से आती थी, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हो कि भैया इन्होंने नेपथा बमबारी की प्रथा को शुरू किया। उसके बाद में इन्होंने जो है हरकारा पद्धति को शुरू किया। तो तमाम पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो, जिसकी सहायता से जो है चंगेज खान ने अपना सैनिक उपलब्धियां यानी कि सेना को क्या कर दिया दोस्तों, इतना मजबूत कर लिया कि उसने चीन के ऊपर भी कई बार आक्रमण किया दोस्तों, है ना। चीन के राजा डर के मारे उसने क्या बनाया, चीन की महान दीवार बना ली दोस्तों, है ना। तो आप इसके अंदर अपने भी पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद में इसी के विकल्प में आपको सवाल दे रखा है कि भाई यास क्या था, ठीक है, यास क्या था और इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे। तो आप लोग को पता है कि भाई चंगेज खान ने जो है अपने पूरे यावर साम्राज्य के अंदर एक कायदा कानून, एक नियम, एक विधि बना, जिसको उसने क्या नाम रखा, यास नाम रखा, ठीक है। वो चाहता था कि भाई जितने भी मंगोल के लोग हैं किस में रहे दोस्तों, अनुशासन में रहे, उसके मरने के बाद भी उसका यावर साम्राज्य कभी टूटे ना, ठीक है। तो क्या था दोस्तों, यास प्रारंभिक स्वरूप में क्या था, एक नियम संहिता थी, जिसे चंगेज खान ने जो है 1206 में कहाँ लागू किया था दोस्तों, कुरलताई एक जगह, वहां पर इसने जो है इसको लागू किया था। उसके बाद में विधि है दोस्तों, आदेश एक तरह से, ठीक है, यानी जिसके अंदर किस चीज़ की बात होती है कि भैया आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली के संगठन किस तरह से आप लोग को मैनेज करना है, अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा किया चंगेज खान ने। और चंगेज खान ने जो यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर क्या करवाया दोस्तों, उसने लागू करवाया, ठीक है। तो एक तरह का एक नियम था यास, ठीक है, जिसको चंगेज खान ने जो अपनी प्रजा के ऊपर क्या करवाया, लागू करवाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यास के बारे में भी समझ गए होंगे और उसको बेहतर तरीके से आप लोग जो है इसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 क्या बात कर रहा है, तो देखिए दोबारा आ गया आपका तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य। यहाँ पर सवाल बोलता है कि भाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मुख्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन था, तो उसकी कौन कौन सी मुख्य उपलब्धियां थी उसके बारे में हम लोग को जो है बात करना है। तो देखिए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, सबसे पहली उपलब्धि क्या थी इसकी कि भाई इसने जो है अपने राज्य के अंदर जो है आर्थिक, ठीक है, औद्योगिक, प्रौद्योगिक बहुत सारे विकास करे दोस्तों इसने। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो कि भैया रोमन जो आपका कॉन्स्टेंटाइन था, इसने ईसाई धर्म को जो है आपका क्या बना दिया दोस्तों, राजधर्म बना दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या लिख सकते हो पॉइंट कि भैया इसने जो है सोलिडस नाम के सोने के सिक्के चलाए, ठीक है, कितने ग्राम के, 4.5, ठीक है, 4.5। और इसके अंदर आप क्या खास बात लिख सकते हो भैया इसके बारे में कि इसने जो है सोने की खानों से, सोने की खानें बहुत सारी थी स्पेन वगैरह के अंदर, तो वहाँ से इसने सोने की खानों से जो है बहुत सारा खुदाई करवाया दोस्तों सोने का, है ना। तो ये तमाम चीज़ आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर इसने अपने साम्राज्य के अंदर, अपने टाइम पीरियड के अंदर दोस्तों बहुत सारे बंदरगाह वगैरह बनवाए। क्या बनवाए दोस्तों, बंदरगाह का निर्माण करवाया दोस्तों इसने, है ना। तो आप तमाम पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हो कि भैया सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की और भी क्या मुख्य उपलब्धियां थी। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था दोस्तों, याद रखिएगा, विस्तार किया था इसने अपने साम्राज्य का, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से जो आप लोग सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मुख्य उपलब्धियों के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपने पॉइंट्स भी इसके अंदर लिख सकते हो। फिर आपका जो है प्रश्न नंबर 27 क्या बोलता है कि भाई मेसोपोटामिया की जो विश्व को क्या देन है, कि भाई मेसोपोटामिया सभ्यता इतनी फेमस क्यों है, क्यों सरकार हमको पढ़ाती है, क्यों एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो कोई खास बात होगी तभी तो भाई मेसोपोटामिया को विश्व को कई सारे देन है दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया मेसोपोटामिया के लोगों के पास कौन सी कला थी, तो इनके पास थी अपनी लेखन कला, ये लोगों के पास अपनी भाषा थी, इन लोगों के पास अपनी लिपि थी लिखने की, लेखन कला था दोस्तों। सेकंड पॉइंट आप क्या बोल सकते हो इसके अंदर
सेकंड पॉइंट आप लोग इसके अंदर बोल सकते हो कि भैया इनको क्या था, गणित का नॉलेज था, मैथमेटिक्स का नॉलेज था। ठीक है, साल को इन्होंने 365 दिन के अंदर, दिन को 24 घंटों के अंदर इन्होंने क्या कर रखा था दोस्तों, डिवाइड कर रखा था। और क्या बोल सकते हो आप लोग इसके अंदर, आप लोग बोल सकते हो कि भैया शहरी जीवन था इनका। कैसा था दोस्तों, शहरी जीवन था। दजला फरात नदी के आसपास इन्होंने जो बहुत अच्छी इकोनॉमी डेवलप कर ली थी, बाजार लगाए जाते थे, लोग यहाँ पर अनाज खरीदने आते थे, आयात निर्यात होता था दोस्तों, है ना। समुद्र की सहायता से लोग दजला फरात नदी की सहायता से लोग आवागमन करते थे, ट्रांसपोर्टेशन होता था। विद्यालय बनाए गए थे दोस्तों, बस्तियां बनाई गई थी। इनकी अपनी क्या थी दोस्तों, मोहरे थी। क्या थी दोस्तों, मोहरे, जिससे ये लोग जो है सामान को खरीदते बेचते थे, है ना। शहरीकरण था प्रॉपर, जो आज आप लोग शहर देखते हो ना, सेम टू सेम वहाँ पर भी उस समय भी ये सब चीज़ हुआ करती थी। तो ये तमाम आप लोग इसके अंदर बातें लिख सकते हो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सवाल भी जो है बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया दोस्तों, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन ए, जिसके हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। उसके बाद में हम लोगों ने सेक्शन बी के अंदर जो है 3-3 नंबर वाले सवाल 6 डिस्कस कर लिए। 6 क्या, विकल्प वाले 2-2 थे, उन्हें 8-9 सवाल डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर सी के बारे में, यानी कि खंड ग के बारे में, जिसके अंदर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, आपका 8 मार्क्स का होगा। अगर 8 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट आपको 15 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे दोस्तों, है ना। तो देखिए कौन कौन से सवाल है इसके अंदर। तो सबसे पहला आपका सवाल पूछ लिया भैया मेसोपोटामिया के बारे में, बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कोई है तो लेखन कला और शहरी जीवन है, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा। तो क्या सवाल पूछा है दोस्तों मेसोपोटामिया के बारे में, तो बोल रहे भैया मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये अलग सवाल है एक। फिर बोला कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण की दिशाओं के क्या कारण हुए। ठीक है, यानी कि शहरीकरण के बारे में बताना आप लोग। तो देखिए 8 नंबर का सवाल है, इसी में 2 सवाल इन लोगों ने फ्रेम कर दिया है, तो हम अच्छी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले बच्चा बताएगा कि भाई मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चा बताएगा भैया मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण किन दिशाओं के कारण हुआ, यानी कि किन कारणों की वजह से जो शहरीकरण संभव हो पाया मेसोपोटामिया के अंदर। ठीक है, तो आप लोग को जो सवाल को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेना है। इसी तरह से आप लोग को पेपर के अंदर भी करना है। तो देखिए इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हो। पहला सवाल ही क्या था भाई, मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या होता है। तो हम लोग को पता है भैया कि जो मेसोपोटामिया शब्द है वो किसकी, कौन सी भाषा है दोस्तों, यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, यूनानी भाषा का शब्द है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है मैसोस का मतलब क्या होता है, मैसोस का मतलब होता है आपका, मैसोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैसोस का मतलब होता है आपका मध्य। क्या होता है दोस्तों, मध्य होता है। ठीक है, और पोटामस का मतलब क्या होता है, पोटमोस का मतलब होता है 2 नदियों का क्षेत्र, यानी दजला और फरात नदियों का क्षेत्र। तो इस तरह से मेसोपोटामिया का मतलब क्या हो गया, दजला फरात के मध्य का स्थान। ठीक है, उपजाऊ स्थान। तो मेसोपोटामिया शब्द का ये मतलब हो गया दोस्तों, है ना। तो पहले वाले का तो उत्तर हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद में सेकंड सवाल क्या बोल रहे हैं कि भाई मेसोपोटामिया के अंदर शहरीकरण अगर हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे, शहरीकरण होने के पीछे क्या कारण थे। तो भाई सबसे पहला कारण क्या था कि भैया वहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती थी, वहाँ पर बहती थी 2 नदियाँ। उन नदियों का नाम क्या था, उन नदियों का नाम था दजला फरात। ठीक है, इन नदियों के बीच का एरिया कैसा था दोस्तों, इन नदियों के बीच का एरिया बिल्कुल हरा भरा था दोस्तों। यहाँ पर खूब अच्छी खेती हुआ करती थी। ठीक है, खेती होती थी तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास खाद्यान्न बहुत सारा होगा। ठीक है, खाने के लिए आपके पास अनाज बहुत सारा होगा। आप इतना अनाज होगा कि आप उस अनाज को क्या करोगे दोस्तों, आप उस अनाज को बेचना भी शुरू कर दोगे, है ना। तो इससे आप लोग को पैसा होने लग जाएगा, आप व्यापार करने शुरू कर दोगे। फिर यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर श्रम विभाजन था। क्या था दोस्तों, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि भाई समाज के अंदर जो है अलग अलग पेशा वाले लोग रहते थे। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन वाले लोग रहते थे। यहाँ पर आपको जो है बैंक में पैसा देने वाला आपको कर्जदार भी मिल जाता था दोस्तों, है ना, पैसा देने वाला मुंशी भी मिल जाता था। यहाँ पर आपको मोची भी मिल जाता था, बाल काटने वाले भी मिल जाते थे। तो आपको तरह तरह के मजदूर मिल जाते थे। तो इसी को क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन था। उसके बाद में परिवहन सिस्टम अच्छा था यहाँ पर। ठीक है, लोग जो थे रोड पक्के बनाए गए थे, लोग आते जाते थे आसानी तरीके से। फिर लोग जो है मेसोपोटामिया की जो नदियाँ थी दजला फरात, उसमें नाव बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करते थे। इनके पास अपनी लेखन कला थी दोस्तों, है ना। क्या थी इनके पास, अपनी लेखन कला। इनके पास जो है क्या था दोस्तों, इनके पास जो था अब कीलाकार लिपि हुआ करती थी। ये लोग जो है अपने हिसाब किताब को किस में लिखते थे दोस्तों, मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे दोस्तों, है ना। तो इनको गणित भी आता था, सामाजिक संगठन भी था यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद में क्या लिख सकते हो कि भाई जो शहर था वो मंदिर के चारों ओर बसा हुआ था, है ना। उसके बाद में क्या लिख सकते हो दोस्तों इसके अंदर, कि आप लोग लिख सकते हो कि भैया घर जो थे बिल्कुल पक्की ईंटों से बनाए गए थे, नदियाँ गलियाँ जो थी पक्की ईंटों से बनाई गई थी, हर घर के अंदर कुएँ पाए जाते थे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग इसके अंदर बता सकते हो। बाकी और भी पॉइंट जो आप लोग को समझ में आए तो आप लोग जो है इस सवाल को जो बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हो। ठीक है, हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये सवाल बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँगा दोस्तों मेसोपोटामिया के अंदर। तो प्रत्येक सवाल को जो है आप लोग को उसी तरह से क्या करना है, डील करना है। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं इसी का विकल्प के रूप में दोस्तों। इसी के विकल्प के रूप में क्या बात कर सकते हैं, बोल रहा है कि भैया मेसोपोटामिया
के अंदर जो मंदिर था, यानी मंदिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण अंग कैसे थे, यानी मेसोपोटामिया के अंदर पाए जाने वाले जो मंदिर थे वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे दोस्तों। तो आप लोगों को जो है इसके बारे में बताना है। तो आप लोग इसके अंदर क्या बता सकते हो भैया, इसके अंदर आप लोग कई सारी चीज़ें बता सकते हो। क्या कि भाई कुछ प्राचीन शहर जो थे वो मंदिरों के क्या थे, आसपास विकसित हुए थे, है ना। उसके बाद में सबसे पहला जो मंदिर हम लोग को पता चला था वो क्या था, छोटा सा देवालय था जो किसका बना था, कच्चीटों का बना था। ये बात आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग लिख सकते हो कि भाई मंदिर जो था विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का क्या था, रहने का स्थान था। जैसे उर का चंद्र देवता वहाँ पर थी, इनाना जो प्रेम की देवी थी, ठीक है, युद्ध की देवी थी। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि भैया कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर जो थे वो घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी क्या होता है दोस्तों, भगवान का घर होता है ना। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए दान चढ़ाते थे, अन्न देते थे, दही देते थे, मछली देते थे, जिसका जैसा हैसियत होता था सब उस तरह से देते थे। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही की जाती थी, है ना। फिर मंदिर क्या थे, धीरे धीरे क्रियाकलाप वहाँ पर बढ़ गए। तो आप लोग देखते हो कि भाई मंदिर के आसपास जो है लोग बड़े बड़े शहर एक तरह से बन जाते हैं, क्योंकि मंदिर के आसपास आप लोग को सारे लोग मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से जो आप लोग बता सकते हो कि भाई मंदिर जो थे मेसोपोटामिया के अंदर कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग जो है इस एफर्ट को जो आप लोग जो है अप्रिशिएट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग के लिए मैं मदद कर सकूं, आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो बना के दे सकूं, आप लोग का हेल्प कर सकूं दोस्तों, और आप लोग बदले में मेरी हेल्प सब्सक्राइब करके कर सकते हैं दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या बोलता है भैया 29 कि रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन जो था क्यों शुरू हुआ था। भाई क्या कारण था कि भाई रोमन साम्राज्य के अंदर जो है दासों का प्रजनन कराया जाता। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई रोम साम्राज्य के अंदर दास प्रथा बहुत बड़ी प्रथा थी दोस्तों। दासों को सामान की तरह खरीदा बेचा जाता था, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या कारण था कि भाई रोमन साम्राज्य के अंदर जो है दासों का प्रजनन, यानी कि दासों को जो है बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था दोस्तों, ठीक। तो इसके अंदर आप लोगों को डिस्कस करना है दोस्तों। तो देखिए कई सारे कारण हैं। पहला तो दासों का जो मंडियाँ लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी दोस्तों, मंडी। जैसे सब्जियों की मंडी होती है ना, वैसे दासों की भी मंडी लगाई जाती थी। तो दासों को क्या किया जाता था, दासों को खरीदा बेचा जाता था। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या बता सकते हो कि भाई जो व्यापारी होते थे वो चाहते थे कि ज़्यादा दास उनके पास आए, तो वो लोग क्या कराते थे, वो लोग दासों में कहते थे कि तुम लोग बच्चा पैदा करो, जो तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको हम लोग बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है। लोग जो सामान की तरह दासों को खरीदते बेचते थे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो है और फिर अपना काम आसान करने के लिए, नौकर बनाने के लिए भी दासों को जो है मजबूरन क्या कराया जाता था दोस्तों, प्रजनन कराया जाता था। तो तमाम पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन तमाम कारणों से शुरू किया गया दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। प्रश्न नंबर 30 क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 बोलता है कि भाई पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। पुनर्जागरण तथा इटली की मानवतावादी संस्कृति के तेजी से प्रसार में मुद्रण यानी प्रिंटिंग की भूमिका का क्या करना है दोस्तों, विश्लेषण करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि पुनर्जागरण क्या था और मानवतावादी क्या था और प्रिंटिंग ने इसको किस तरह से बढ़ाया। तो इसको आप लोग किस तरह से डील कर सकते हैं दोस्तों। तो इस सवाल को आप लोग कई तरीके से बता सकते हैं कि भैया 14वीं-15वीं शताब्दियों में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए जो है प्रयुक्त सर्वप्रथम इटली के अंदर हुआ, यानी पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुआ, इटली के अंदर हुआ। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका जो है बहुत अधिक थी, क्योंकि इससे किताबें आप लोग आसानी से छाप सकते थे, अपनी बातों को जो है किताबों में बना करके फिर उसको अधिक से अधिक प्रिंट करके जो आप लोगों तक बांट सकते थे। पुस्तकों द्वारा क्या होता था दोस्तों, ज्ञान का जो है प्रसार होता था, ठीक है। लोगों द्वारा तर्क के मार्ग का अनुसरण किया जाता था। तो इस तरह से जो आप लोग इसके अंदर सवाल को डील कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बाकी ये सवाल जो है आप लोग का सेकंड टर्म का है, तो इस सवाल में आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं दोस्तों वैसे, ठीक है। हाँ, तो ये था कुल मिलाकर के आपका जो है पेपर। आगे देखते हैं और भी प्रश्न है आपका जो है। इस तरह से आप लोग को ये पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ करके जो आप लोग को उत्तर देना है प्रश्न नंबर 31, ठीक है। आप लोग को जो ये पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ कर जो आप लोग को उत्तर देना दोस्तों, ठीक है। तो पैसेज को एक बार पढ़ा जाए दोस्तों, ठीक है। पैसेज को जो एक बार पढ़ते हैं फिर इसका जो है उत्तर निकालेंगे दोस्तों। इसका उत्तर क्या है दोस्तों, है ना। तो देखिए, तो पैसेज क्या बोल रहा है दोस्तों, पैसेज बोल रहा है आपका प्रश्न नंबर 31 का कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत अपने उठाई उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। तो भाई ये जेफरसन के बारे में बात की जा रही है। तो पूछ रहा है भाई थॉमस जेफरसन कौन थे भैया। तो थॉमस जेफरसन कौन थे दोस्तों, ठीक है। तो ये थे भैया आपके कौन थे दोस्तों, थॉमस जेफरसन। तो ये आपके जो संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट के समकालीन थे ये, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल क्या है कि थॉमस जेफरसन क्यों जाने जाते हैं।
तो भाई इन्होंने जो दासों के बारे में गलत गलत शब्द बोले हैं ना, गलत गलत बातें बोली, उसके लिए ये जेफरसन जाने जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है कि भाई मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे। तो भाई मूल अमेरिकियों को जो है वो बहुत गलत मानते थे, ठीक है, नस्ल भेदभाव करते थे, उनको अभागा बोलते थे। तो इस तरह से जो आप लोग को पैसेज पढ़ करके उत्तर देना है। फिर ये देखिए दोबारा एक गेंजी की कथा जो है, ये यावर साम्राज्य का एक पैसेज उठाया गया है, यहाँ से आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। आप लोग इसको आसानी से जो है पढ़ करके इसके उत्तर दे सकते हो, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग बस इसको पढ़ना है और इसका उत्तर देना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग खुद पढ़ के सॉल्व कीजिए। फिर आखिरी में आपके सामने एक मैप दिया जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस मैप के अंदर क्या बोल रहा है, इस मैप के अंदर बोल रहा है भैया कि भैया ऑस्ट्रेलिया के किसी मानचित्र पर 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो आप लोग को इन जगहों के बारे में बताना कौन कौन सी जगह दोस्तों ये। तो पहला आपका सिडनी हो गया, दूसरा कैनबरा हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग को पूरा पेपर आप लोग का जो है मैंने सॉल्व करा दिया दोस्तों, है ना। तो ये था आप लोगों का क्लास 11 दोस्तों, हिस्ट्री, ठीक है। मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है आप लोग का 80 मार्क्स का। तो मैंने आप लोग को जो है अच्छी तरह से एनालिसिस दिया, आप लोग को समझाया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको बिल्कुल वायरल कर दो दोस्तों, वायरल कर दो, ताकि जो है और भी मैं लोगों तक पहुँच सकूँ, उन लोगों को जो है अच्छी अच्छी बातें बता सकूँ, उनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा सकूँ दोस्तों, उनकी मदद कर सकूँ पढ़ाई में। तो आप लोग इस वीडियो को, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल वायरल कर दो दोस्तों, वायरल कर दो दोस्तों, वायरल। तो इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद। आप लोग पढ़ाई का